दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया से काफी पिछड़ चुका है और इस सब की सिर्फ एक ही वजह है और वो है वैक्सीन की कमी, जिसके दूर करने के प्रयासों से ज्यादा पॉलिटिक्स की जा रही है। वैक्सीन की कमी को लेकर इन दिनों राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के कई राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर यही पढ़ने को मिल रहा है, वैक्सीन नहीं है। दिल्ली में तो 4 दिन से कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वैक्सीन की भारी कमी से दिल्ली जूझ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुस्सा केंद्र सरकार पर फूट पड़ा है। उनके गुस्से की वजह यह है कि मॉडर्ना और फाइजर जैसी विदेशी वैक्सीन कंपनियों ने राज्य सरकारों को वैक्सीन देने से साफ इनकार कर दिया है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के मैन्युफैक्चरर्स ने दिल्ली को वैक्सीन देने की हामी भरी है, लेकिन बात अभी सिर्फ मुंहजुबानी ही है। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। देश में जब वैक्सीन है ही नहीं तो लगेंगी कहां से, और वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारत में हर महीने 8.5 करोड़ डोज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 6.5 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, जबकि भारत बायोटेक एक महीने में 2 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही है। अब इसे प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ें तो ये 27.5 से 28.5 लाख डोज होती है। यानी देश में जब वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं है तो मिलेंगी कहां से? जवाब है विदेशी कंपनियों से। लेकिन कब मिलेंगी, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए। उनको, जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। ये उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हालत है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बताकर शुरू किया गया था। लेकिन हालत ये हो गई है कि वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी वैक्सीन ड्राइव को लॉन्च होने के 100 दिन बाद देश की 3% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। जब प्रधानमंत्री को मालूम था कि अगस्त 2020 में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑर्डर दिया वैक्सीन का, अगस्त 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जो आज भावुक होकर, आंसू बहाकर देश की जनता को मजाक कर रहे हैं, उनको तो उसी वक्त ऑर्डर देना चाहिए था। कब ऑर्डर दिए वो? वैक्सीन को लेकर जो नीति अपनाई गई उसमें खामियों का ही नतीजा है कि देश में वैक्सीन की इतनी कमी हो चुकी है कि नए वैक्सीनेशन सेंटर तो खुलना दूर, पुराने वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों को वैक्सीन कम लग रही है और वैक्सीन को लेकर राजनीति की डोज बढ़ गई है। मामला राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार हो चुका है। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा ठीक है जी, आप अपनी व्यवस्था कीजिए, 45 तक वालों की तो हम फ्री व्यवस्था कर रहे हैं,
आप 18 से 45 की अपनी व्यवस्था करना चाहते तो कर लीजिए। अब उसका अधिकार आपको दे दिया कि 18 से 45 वाले की व्यवस्था आप कीजिए, तो वो व्यवस्था कर नहीं पाए हैं। अपनी नाकामी और निकम्मापन छुपाने के लिए अब ये दारोमदार केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमारी तो अपनी पॉलिसी थी। देश के लगभग हर राज्य में वैक्सीन की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। सप्लाई कब होगी, इसको लेकर भी कोई पुख्ता जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। और विरोधाभास देखिए कि सरकारें सबको वैक्सीन लगाने की सलाह तो दे रही है, लेकिन वैक्सीन नहीं दे पा रही है। दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, जो वैक्सीन भारी कमी से जूझ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी वैक्सीनेशन ड्राइव पर ब्रेक लग गया है, वो भी तब जबकि कोरोना तीसरी लहर के खतरे की चेतावनी दे रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका विशेषज्ञों को नजर आ रहा है, वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देना। लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन चाहिए, और हकीकत ये है कि जितनी वैक्सीन डोज थी वो खत्म होने को आ गई। जहां तक हम कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता की बात करें तो उसकी उत्पत्ति 3 कारणों में देखी जा सकती है। पहला, एक तरफ जहां पॉलिसी लेवल पर प्रायोरिटाइजेशन के लिए काफी ध्यान दिया गया, लेकिन प्रोक्योरमेंट के लिए उतना ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात आती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बता रहे थे वो ओवर एस्टिमेट था और उसको जैसा का तैसा मान लिया गया, जबकि हम यह भूल गए कि भारत जैसे बड़े देश के लिए 2 मैन्युफैक्चरर्स काफी नहीं हो सकते। और तीसरी बात है, डिमांड को अंडर एस्टिमेट किया गया, और हम जानते हैं कि देश में काफी ज्यादा वैक्सीन की डिमांड है। फिर बात आती है कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहली जरूरत है कि आने वाले समय में जो भी वैक्सीन उपलब्ध होगी उसका एक रियलिस्टिक आकलन किया जाए, और उस आकलन के आधार पर जो प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको उस वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाए। देश में जब वैक्सीन है ही नहीं तो लगेंगी कहां से, और वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारत में हर महीने 8.5 करोड़ डोज बनाए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट बना रही, जबकि भारत बायोटेक एक महीने में 2 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही। अब इसे प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ें तो ये 27 से 28.5 लाख डोज बनते हैं। यानी देश में जब वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं है तो मिलेगी कहां से? जाहिर है विदेश से। लेकिन जब केंद्र की सलाह पर राज्यों ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर निकाले तो मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों ने कह दिया कि वो सिर्फ केंद्र सरकार से डील करेंगी। सवाल ये उठा कि क्या ये बात केंद्र सरकार को पहले से मालूम नहीं थी? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता, और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। सवाल उठे तो केंद्र सरकार ने खुलासा कर दिया कि मॉडर्ना और फाइजर से वैक्सीन को लेकर डील चल रही। मॉडर्ना ने केंद्र सरकार को बता दिया कि वो साल 2021 में 5 करोड़ डोज देने को तैयार है, जबकि फाइजर के साथ भी अक्टूबर तक 5 करोड़ वैक्सीन डोज की डील हो रही है। लेकिन इन कंपनियों ने साफ कर दिया कि वैक्सीन की पेमेंट भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए। फाइजर हो, मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंट्रल लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको 2 तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन। और बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर्स बुक्स इज ऑलरेडी फुल, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन देयर सरप्लस हाउ मच दे कैन प्रोवाइड टू इंडिया। दे विल कम बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल एंश्योर एंड फैसिलिटेट कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाए। वैक्सीन को लेकर जो नीति अपनाई गई उसमें खामियों का ही नतीजा है
कि देश में वैक्सीन की इतनी कमी हो चुकी है कि नए वैक्सीनेशन सेंटर खुलना तो दूर, पुराने वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद पड़े हुए हैं। विरोधाभास ये है कि सरकार सबको वैक्सीन लगाने की सलाह दे रही है, जबकि लोगों को देने के लिए वैक्सीन ही नहीं है। इन टीकों पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट सचिव बैठकें हुई हैं। फाइजर ने इस बैठक में ये कहा है कि अमेरिका सहित दुनिया के लगभग 116 देशों में इंडेमनिटी यानी लीगल प्रोटेक्शन फाइजर को दिया है। इस वैक्सीन के कई फायदे हैं। दुनिया भर में फाइजर के 14 करोड़ से भी अधिक डोजेस दिए गए हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर है। ये बच्चों में भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि भारत भी चाहता है कि ये वैक्सीन अभी यहां पर भी इस्तेमाल किया जाए। सिंहा मुर्दानी, आज तक। महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल छात्रों की परीक्षाएं 10 जून से 30 जून के बीच कराने का फैसला लिया है। परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। सरकार के इस फैसले पर छात्रों ने आपत्ति जताई है। वो चाहते हैं कि कोरोना काल में बाकी परीक्षाओं की तरह उनकी परीक्षा भी ऑनलाइन हो। महाराष्ट्र में मेडिकल परीक्षाएं ऑफलाइन करवाए जाने का छात्र विरोध कर रहे हैं। कई छात्रों ने इसका विरोध करते हुए अपने घरों से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। इनमें से कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। राजस्थान के जैसलमेर का एक छात्र तो वीडियो बनाने के दौरान हाफ रहा था। अस्पताल में कोरोना के इलाज के बाद उसे अभी छुट्टी मिली है, पर उसकी हालत ऐसी कतई नहीं है कि वो परीक्षा देने के लिए महाराष्ट्र आ पाए। इधर से इतना ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ से महाराष्ट्र जाने के काबिल नहीं हूँ अभी तक, और नहीं हमारे यहाँ का ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट का इतना दिक्कत आ रहा है कि पूरा एरिया ही मेरा रिमोट एरिया के अंदर है। जैसलमेर में इतनी दिक्कत आ रही है कि मैं महाराष्ट्र में वहाँ तक जाने के अभी तक पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ, और बीच में ही तबीयत खराब हो गई तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। कोरोना की वजह से मेडिकल छात्रों की डेडलाइन 3 बार बढ़ चुकी है। सरकार ने इस बार फैसला कर लिया है कि 10 जून से 30 जून के बीच परीक्षाएं करवाई ही जाएंगी। लेकिन काफी छात्र इस फैसले का ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि जब छात्र एग्जाम देने के लिए वापस आकर हॉस्टल में रुकेंगे तो भला सोशल डिस्टेंसिंग कहां संभव हो पाएगी। संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए पहले छात्रों को वैक्सीन लगाई जाए, फिर परीक्षा के लिए बुलाया जाए। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा क्रिएट हो रहा है, क्यों ऐसा वन साइडेड स्टोरी बन रहा है जहां इंजीनियरिंग और दूसरे नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स को सीधा सीधा इग्नोर किया जा रहा है। क्यों ऐसा कुछ हमारे मिनिस्टर अमित देशमुख सर का ये मानना है कि अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो, भविष्य में आप लोग पेशेंट को ट्रीट कैसे करोगे अगर आप अभी फिजिकली जाने से कतरा रहे हो। सर, उस वक्त हमको वैक्सीनेशन लग चुकी हुई होगी, इस वक्त हमें वैक्सीन नहीं लगी हुई है। हम ये भी तो डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप हमारा वैक्सीनेशन करवा दो तो हम तो ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। कोई टेंशन ही नहीं, फिर कोई बात ही नहीं। 10 जून से 30 जून के बीच होने वाली परीक्षा में महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। एक तरफ मेडिकल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख का कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम्स लेना ये प्रोसीजर में नहीं बैठता है, इसलिए स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्जाम्स की ही तैयारी करनी चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर्स पर सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने और डर दूर करने के लिए नेताजी सड़क पर उतर गए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी से बीजेपी विधायक दिनेश राय इन दिनों माइक लेकर गांव में लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को हाथ जोड़ के। विधायक का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। उन्होंने किसी तरह के अफवाह पर भी ध्यान न देने की लोगों से अपील की। चर्चा करता हूँ सर्वथा, टीकाकरण जरूर करा। भाई बहनों से मेरा आग्रह है, कोरोना की जो महामारी की जो लहर चल रही है दूसरी, इसके पहली लहर में हमने बुजुर्गों को खोया है, दूसरी लहर में हमने युवाओं को खो रहे हैं और तीसरी लहर हमारे बच्चों के लिए खतरा साबित ना हो, इसलिए आप सभी लोग वैक्सीन टीका जरूर करवाएं। में वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। वैक्सीन को लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन एक विषय है जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है। हम आपको उसी विषय यानी कि ग्रामीण इलाकों के हेल्थ सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। राजस्थान के लेसरदा गांव के रहने वाले हंसराज पंचाल अब इस दुनिया में नहीं हैं।
जीते जी महामारी ने नहीं छोड़ा और मृत्यु के बाद इलाज के लिए लिया गया कर्ज परिवार को जीने नहीं दे रहा। हंसराज बूंदी जिले में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर चलाते थे, लेकिन किसे पता था कि महामारी में सरकारी अव्यवस्था पूरे परिवार को तबाह कर देगी। ब्लैक फंगस का खतरा ग्रामीण इलाकों में फैलने लगा है और इस इलाज के दौरान लोग कर्ज में डूबे जा रहे हैं। कर्ज लेने के बावजूद अपने परिजनों को बचा नहीं पा रहे हैं, इसका बड़ा दुख है। इसी तरह से हंसराज जी हैं जिनकी मौत हो गई है ब्लैक फंगस से और परिवार कर्ज में डूब गया है। हंसराज की मौत कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से हुई। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला तो परिवार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। 1-2 नहीं बल्कि 7 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च किए और जब पैसों की डिमांड बढ़ गई तो परिवार ने हाथ खड़े कर दिए। मजबूरी में एक बार फिर सरकारी अस्पताल में हंसराज को भर्ती कराना पड़ा, जहां सही इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। कैसे चलेगा? अब छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला रहा ही नहीं। अब देखो ऊपर वाले की क्या मर्जी होती है, कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, वैसे ही चलेगा। और गवर्नमेंट की कोई कुछ राहत सहायता मिल जाए तो कर्ज थोड़ा बहुत हल्का हो जाए। सरकार कह रही है कि पूरे राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज हो रहा है, मगर परिवार के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य बीमा होने के बावजूद किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। ये पूरे कर्ज पे हैं, ज्यादा 60-70 हजार रुपए उसके अकाउंट में थे, वही उसके हैं। बाकी 70-80 हजार उसके एक दोस्त के हैं भोजराज के। 50,000-60 हजार मेरे पास थे। 1 लाख मैंने एक मित्र से लिया मेरे अकाउंट में, डायरेक्ट ट्रांसफर इंटर मैंने इसके खाते में ट्रांसफर किए और इसके अलावा 1.5 लाख रुपए मैंने अलग से लिया। ऐसा करके हमने 6 लाख रुपए पूरे 50-60 हजार इनके थे, बाकी सारे कर्ज पे ही हैं। मतलब 6.5 या 7 जो भी हिसाब है उसमें से यूं मानो 6 लाख तो कर्ज ही है। हंसराज की कहानी आपने सुनी, अब इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में 30 साल के धर्मराज मीणा नजर आ रहे हैं। चंद दिन पहले ही उनकी सगाई हुई थी, लेकिन शादी से पहले कोरोना संक्रमण ने मार डाला। धर्मराज मीणा ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक पद पर काम कर रहे थे, मगर अचानक से कोरोना हो गया। देखा जा सकता है घर में जिस तरह से तैयारी की गई है, दीवारें बता रही हैं कि जश्न की तैयारी थी। 21 मई को उनकी शादी थी, सगाई हो गई थी, लेकिन उससे पहले 8 मई को इस तरह से घर में एक कोहराम मच गया, उनकी मृत्यु हो गई। घर वालों का कहना है कि अचानक तबीयत बिगड़ी और 8 को मौत हो गई। क्या हुआ था उनको, कैसे हुआ? सर वो उसको क्या अचानक ही बीमार हो गया था, ड्यूटी से आया था 3 तारीख को, तो 4 तारीख को बीमार होने के बाद हमने MBS कोटा भर्ती कर दिया, MBS मेडिकल कॉलेज भर्ती कर दिया। 5 दिन तक भर्ती रखा है, डेथ हो चुकी है। उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे? हाँ, शादी की तैयारी में थे, अचानक वो सा काम हो गया तो उसका इलाज कराना, शादी को तो छोड़ दी, उसका काम करने लगे तो वो मर गए। गांव में इलाज नहीं होने की वजह से इनके परिवार के 3 लोग भी पॉजिटिव हो गए। जब गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी तो सरकार जागी और सख्ती बरती गई। ग्रामीणों का कहना है कि लोग घर घर में बीमार हैं, लेकिन पंचायत के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जितने लोगों की जांच हुई है उसमें 68 पॉजिटिव लोगों में से अब 12 ही पॉजिटिव बचे हैं। कितना मामला था और अभी क्या स्थिति? ग्राम पंचायत में टोटल 68 केस थे, वह अब केवल 12 रह गए। किस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने? हमने सैनिटाइजर करवाया गांव में और जो परिवारों को कोरोना को उनको चिन्हित करके जीरो मोबिलिटी घोषित कर उसके बैरिकेड्स लगा के चिन्हित किया, तो वहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद की है। हालांकि सच्चाई यह है कि मौतों के बाद जागी सरकार अब टेस्टिंग तो नहीं करा रही, पर खांसी और बुखार वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें दवा की एक पुड़िया दी जा रही है। इसमें 5 दिन के लिए 5 दवाएं हैं जो गांव-गांव में आशा सहयोगिनी बांट रही है। गांव में कोरोना काबू में करने का जिम्मा आशा सहयोगिनों ने उठा रखा है। इस तरह से यह लोग दिन में घर घर में घूमकर सर्वे करते हैं और दवाइयां देते हैं। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुगना। क्या देखती हैं घर में, क्या जाती हैं, क्या बात करती हैं? हम जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं कि घर में कोई खांसी जुकाम का मरीज तो नहीं है, अगर हो तो उनके क्या क्या लक्षण हो रहे हैं तो बताते, जैसे कि कोई किसी को हो रहा है तो भाई कोई खांसी जुकाम बुखार तो उसको बताते हैं कि ये दवाइयाँ लो और इससे भी ठीक नहीं हो तो तुरंत जाके जांच करवाओ।
पंचायत की जनसंख्या करीब 3000 है और उसमें 68 लोगों का पॉजिटिव होना और 14 लोगों की मौत होना छोटा आंकड़ा नहीं है, जबकि न जाने कितने लोगों की जांच ही नहीं हुई है और घर में खांसी बुखार की दवा ले रहे हैं। पर सरकार अभी भी गांव में जुगाड़ के भरोसे चमत्कार का इंतजार कर रही है। लेसरदा ग्राम पंचायत में कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि 68 लोग पॉजिटिव हो गए थे, 14 लोगों की मौत हुई है। अगर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होती और शुरुआती जांचों में इन्हें पता चल जाता तो हो सकता है कि इन मौतों को टाला जा सकता था। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करे, तभी गांव वालों को बचाया जा सकता है। कैमरामैन निखिल शर्मा और भवानी के साथ शरद कुमार, बूंदी आज तक। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गांव में जहां के स्वास्थ्य केंद्रों का हाल देखकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। जी हां, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की जगह उपले और डॉक्टरों की जगह टेंट का सामान मिलेगा। आज तक की टीम जब इन गांवों में पहुंची तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली थी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों की ये दुर्दशा है। दवाइयों की जगह स्वास्थ्य केंद्रों में उपले भरे पड़े हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं, टेंट का सामान भरा है। इन स्वास्थ्य केंद्रों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार बताएगी गांव वाले इलाज कराने कहां जाएं? आज तक गांव में पड़ताल कर रहा है, सच देश को दिखा रहा है। अब तो गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दे दो सीएम साहब। कोरोना ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि शहर के शहर, गांव के गांव और राज्य के राज्य दहल गए। धीरे धीरे देश कोरोना के इस भयंकर काल से उबर रहा है, लेकिन गांव की हालत आज भी बहुत खराब है। इलाज के नाम पर नील बटे सन्नाटा है और गांव में स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो और भी भयानक है। आज तक की टीम मध्य प्रदेश के गांव में पड़ताल के लिए निकली। उसके बाद जो कड़वा सच सामने आया, यकीन मानिए आप इन स्वास्थ्य केंद्रों की दुर्दशा देखकर हैरान रह जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र में गद्दे रखे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में कढ़ाई रखी है, स्वास्थ्य केंद्र में टेंट का सामान पड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र में लकड़ियां पड़ी हैं। ये है मध्य प्रदेश के राजगढ़ का दौलाज गांव। हमें यहाँ शिकायत मिली थी कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हमने फौरन दौलाज गांव का रुख किया और जैसा सुना था ठीक वैसा ही पाया। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर ब्लॉक के दौलाज गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो है, लेकिन यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो बेहद दूर दराज के इलाकों में, वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम पहुंचे भोपाल से करीब 160 किलोमीटर दूर खिलचीपुर ब्लॉक में। यहाँ दौलाज गांव का एक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे हम मौजूद हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र कम और किसी टेंट हाउस का स्टोर रूम ज्यादा बना हुआ है। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि जब से ये स्वास्थ्य केंद्र दौलाज बना है, गांव वालों का आरोप है कि तब से ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। अभी की तस्वीर अगर आप देखें तो अंदर गद्दे, तकिए और टेंट का जो सामान है टेंट हाउस का, वो अंदर भरा हुआ है इस स्वास्थ्य केंद्र में। हॉस्पिटल अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। हमने प्रशासन को बहुत बार यहाँ पे अवगत कराया इस बारे में, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस ओर। हम लोग सबसे बोलते हैं कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कैसी है, तो हम भी सब लोग यहाँ जो शिक्षित लोग हैं वो भी बोलते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। सर बहुत बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, यहाँ पे नहीं कुछ दवाई गोली नहीं मिलती। हाँ, झालावाड़ या फिर राजगढ़ जाना पड़ता है। गांव वाले ये भी कहते हैं कि छोटे मोटे इलाज के लिए भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र 7 किलोमीटर दूर खिलचीपुर में है, लेकिन दौलाज राजगढ़ का इकलौता गांव नहीं है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही चीख चीख कर गदियामेर गांव भी दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव तक पहुंचना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। कच्ची सड़कें, उबड़ खाबड़ रास्ते, फिर भी हम सच दिखाने के लिए गदियामेर गांव पहुंच गए। यहां भी हमने देखा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है और बाहर खेती का सामान रखा हुआ है। तो मेरे ठीक पीछे ये बना हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र है गादियामेर का।
यहाँ तक पहुंचने में हम आपको बता दें, मुख्य मार्ग से यहाँ तक पहुंचना ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। इस गांव तक पहुंचने का जो इकलौता मार्ग है वो भी पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ है, पथरीला है। सड़क जो है वो बाहर मुख्य मार्ग तक तो डामरीकृत है, लेकिन उसके बाद जब इस गांव के लिए आप मुड़ेंगे तो वहां से लेके गांव तक पहुंचना बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखिए आप, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है गादियामेर का, ये पूरी तरीके से बदहाल व्यवस्था में है, बंद है, किसी के काम नहीं आ रहा है। इस गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनके भी, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से अव्यवस्था का शिकार है। गांव वालों का आरोप है कि जब से ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना है तब से ही इसी तरीके से ये बंद है और अब धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। आप देख सकते हैं दरवाजे टूटे हैं, बाहर अगर आप देखें तो गांव वालों ने इसको एक तरीके से अपने सामान को रखने की एक जगह बना लिया है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र को, उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। सच ये है कि स्वास्थ्य केंद्र 18-20 साल पुराना है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सुविधा का अकाल पड़ा है। गांव वाले बीमार होते हैं तो कोई इलाज करने वाला नहीं है। कम से कम 18-20 साल हो गया हुआ बना हुआ, जब से आज तक कोई भी डॉक्टर या नर्स का कोई भी नहीं है। और रात में कहीं भी तकलीफ हो जाए तो खिलचीपुर या जीरापुर, राजगढ़ जाना पड़े। गोली दवाई आज तक कोई मिली नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कम से 10 किलोमीटर जाना पड़ता सर रात में। और अभी ये उप स्वास्थ्य केंद्र में अंदर क्या है? इसमें मटेरियल भैया शुक्ला है, नाज है, अलगल्ला है, सभी व्यवस्था है। दवाई नहीं है? दवाई तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, डॉक्टर इस गाँव में दूसरा कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं ना, कोई भी नहीं सर। अन्न के सुविधा ही नहीं है कहीं भी गाँव में। हाँ, यही इकलौता यही है, बंद है। बार बार अस्पताल में बोल दी, कोई सुनता नहीं है। एक मैडम थी करोटिया, वो कभी कभी बाई चांस आती थी और जिसके बाद कोई मैडम आवे ना, कोई नर्स आवे ना, कुछ भी ना गोली दवाई दी कुछ भी। बम्पर बड़ कीचड़ में पड़ा हुआ गांव है, हॉस्पिटल ही नहीं है, बीमार होने की कगार पे है पूरा गाँव। ऐसा नहीं है कि राजगढ़ के गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों की इस हालत से शासन प्रशासन बेखबर है, बल्कि उसे इसकी पूरी जानकारी है कि स्वास्थ्य केंद्रों में टेंट का सामान, खेती का सामान, उपले वगैरह भरे पड़े हैं। अभी अतिक्रमण क्यों हुआ है, किसकी लापरवाही से हुआ है, हमने इस बारे में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की। कुछ ग्रामीण लोगों ने उप स्वास्थ्य केंद्र को अपने कब्जे में ले रखा है और अपने सामान भर रखे हैं, उसमें जमा कर रखे हैं। अब सवाल यह है कि गांव वाले स्वास्थ्य सुविधाओं का रोना रो रहे हैं और प्रशासन बदहाल व्यवस्था के लिए गांव वालों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिर इन स्वास्थ्य केंद्रों को खंडहर और कबाड़ घर बनाने का कसूरवार कौन है? पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, राजगढ़, आज तक।